होता है। आपको जरा बारामूला की भी कहानी बताते हैं, क्योंकि बारामूला के अंदर बहुत पहले एक पावर प्रोजेक्ट बना और इस पावर प्रोजेक्ट के बनने के बाद यह उम्मीद लगाई गई कि आसपास का इलाका जो है वो जनाब जगमगाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मामला यहां कुछ और ही देखने को मिला है। मामला जरूर लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि अस्पतालों की भी सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन भी परेशान हैं, और स्पेशली वो मुलाजमीन जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत लगाए जाते हैं और पिछले कई सालों से 24/7 भी काम करते हैं, और आज तक हुकूमत के वादों के सिवा कुछ भी इन्हें नहीं मिला। माजी में हुकूमत ने यह फैसला लिया था कि इनकी नौकरियों को भी बरकरार रखा जाएगा, बहाल किया जाएगा और इन्हें परमानेंट किया जाएगा, और एसआरओ जो 520 निकाला गया था उसमें इनको भी अकोमोडेट करने की बातें हो रही थी। हुकूमतें चली गई, लेकिन आज तक वादा वफा नहीं हुआ। और स्पेशली जब कोविड की कहानी आप देखते हैं तो कोविड के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़े फ्रंटलाइनर जो थे वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने इमरजेंसी से लेकर अस्पताल इंतजामिया तक अपने हाथ में लेकर चलाने की कोशिश की है। तो बड़ा सवाल यह है कि हजारों लोग एंटायर जम्मू कश्मीर के अस्पतालों के अंदर जो काम कर रहे हैं, उम्र की हद इनकी पूरी हो गई है, अब ये कहीं के भी नहीं रहे हैं, और आज 2-2, 3-3 महीनों से तनख्वाहें भी नहीं मिल रही हैं। जाए तो जाए कहां? एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। आरिफ असलम साहब हमारे साथ है जी, काफी वोकल है इस पूरे मामले पर और खुद भी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत ही काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आरिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो मामला है नया नहीं है, बिल्कुल पुराना मामला है, और पिछले 18-19 साल से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं कि जनाब रेगुलराइजेशन होगी, परमानेंट किए जाएंगे, और फिर 5 अगस्त को यह भी सुनने को मिला कि जनाब रेस्ट ऑफ द इंडिया में जैसे मिनिमम वेज एक्ट है उसी एक्ट का इतलाक यहां पर होगा, और रोजमर्रा जो सरकारी दफ्तरों के अंदर काम करते हैं, निजी इदारों के अंदर काम करते हैं, उन्हें इसी एक्ट के तहत जो है वो तनख्वाहें दी जाएंगी ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सके। कहां पर इन दोनों वादों को आप देख रहे हैं? न तो एसआरओ 520 पूरा हुआ और ना ही 5 अगस्त की वो एश्योरेंस जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी गई थी। अशफाक साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मत की बात तो यही है कि गवर्नमेंट ने तो वादे बहुत बड़े बड़े किए, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। जैसे बाकी इकार्डदार कैजुअल लेबर की बात करेंगे तो सर अभी तक उनको मिनिमम वेजेस एक्ट उन पे लागू होने जा रहा है और उनकी सैलरी जो थ्रू फाइनेंस आ रही थी, मगर हमें इस चीज से महरूम रखा गया। अभी तक हमारी सैलरी भी फाइनेंस से नहीं आ रही है। और पिछले आप कोविड की बात करेंगे तो 2 साल से हम कोविड वॉरियर्स कहलाए गए थे, और वी आर रियल कोविड वॉरियर्स। हमने जान तक गवा दी आप इन कोरोना काल में, मगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ अभी तक इतनी नाइंसाफी की कि हमारा मसला अभी तक कुछ हल नहीं हुआ, और हमें अभी तक उसी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से सैलरी दी जा रही है, जो कि हमारी जो ओपीडीज की और जो रेवेन्यू आता है उस पर डिपेंड करता है, और वो 1500-2000 पे हम अपना घर कैसे चलाते हैं आप बखूबी जानते होंगे। तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात हमारे लिए नहीं होगी। कोविड वॉरियर तो हमें नाम दिया गया था और हमने बखूबी अपना काम अंजाम दिया, और 15-15, 20-20 साल से हम इन हॉस्टल को सर्विसेज दे रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज 24/7। सर मैं किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ। आप हमारे किश्तवाड़ हॉस्टल की बात, मैं अपने किश्तवाड़ हॉस्टल की बात करूंगा। हमारे यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे कम से कम 2500 से 3000 के बीच में ये एचडीएफ के एम्प्लॉइज होंगे, जो 1500 और 3000 पे 24 घंटे इन अस्पतालों की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और बदले में हमें अभी तक ना हमारे ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ और ना हमें फाइनेंस से सैलरी आ रही है। 15-15, 2-2 हजार पे हम इन अस्पतालों को सर्विस दे रहे हैं, मगर अभी तक बदकिस्मती से हम
गवर्नमेंट के वो कौन सा दफ्तर नहीं है, वो कौन सा सेक्रेटरीट से हम होके आए, मगर अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं बनी, ना कुछ ऐसा। SRO 520 में हमें इंक्लूड किया गया था, मगर अभी तक वो मिनिमम वेजेस एक्ट भी नहीं हम पे लागू हुआ और ना हमें थ्रू फाइनेंस सैलरी आ रही है। और हमारी सर गवर्नमेंट से, हमारे जो LG साहब हैं उनसे हमारी मोतबारा अपील रहेगी, खुदा के लिए हमारी तो जिंदगियां खराब हो गई इन हॉस्टलों को सर्विस देते थे। इस वजह से हमारे बच्चे भी खजल हो गए। अब तो हम घर में भी जाने के लायक नहीं रहे। एज बार हो चुकी है, 1500-2000 पे हम अपने आप को पाले, अपने बच्चों को पाले या अपनी फैमिलीज को वो क्या करें। अब तो हमें बच्चे भी सवाल करने लगे कि आप किस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हो। आरिफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सूरत हाल क्या कुछ है, लेकिन जब बड़े कैनवस पर इसको देखें तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में से कोई मुलाजमत है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश उस वक्त की सरकारों की तरफ से शायद की गई हो कि चलिए किसी का रोजगार चले। लेकिन अब की बार क्या सरकार की तरफ से कोई नेगोशिएशन हो रही है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के जो बड़े अफसर है उनका कोई यकीन ध्यान है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कोई बड़ा फैसला जी हम कर लेंगे? बिल्कुल सर, मैं ये पहले एक बात अशफाक साहब एक क्लियर करना चाहूंगा। ये जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, हम अच्छी तरह से जानते थे कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड जो है ये हॉस्पिटल की सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग के लिए पैसा यूज होना था, मगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हमें एंगेज किया गया और हमें पूरी सर्विसेज ली गई। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूंगा। हमारे हॉस्पिटल में 40 एम्प्लॉय हैं और उनमें से हमारे 14 वो हैं जो इमरजेंसी को चलाते हैं, जो इमरजेंसी बैकबोन ऑफ द हॉस्टल होती है, उस इमरजेंसी को चलाते हैं। हमारे साथ कोई परमानेंट एक एम्प्लॉय होता है, हमारे साथ एक NO साथ में होता है और हम अपनी सर्विस वहां पे अंजाम देते हैं। और हमारे हॉस्टल में टोटल 17 स्वीपर्स हैं, 17 में से 2 परमानेंट हैं और 15 उसमें से HDF हैं जो इस हॉस्टल को साफ करने में 24 घंटे वो अपना ताउन देते हैं। मगर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अगर हमारी एज बार हो चुकी है, हमने इन हॉस्टलों को सर्विस दी है, तो आज गवर्नमेंट बोलती है कि आप इलीगल तरीके से लगाए गए हो या बाकी चीजें। सर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो बाकी हमारे 61,000 कैजुअल लेबर थी, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा, मगर उनके लिए कौन सी रिक्रूटमेंट हुई थी, अगर वो उसमें लगे थे, अगर हमारी भी सर्विस यूटिलाइज की गई इन हॉस्टलों में, क्योंकि उस वक्त शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी तो हमें एंगेज किया गया, तो हमने कौन सा जुर्म किया था? हमें ये चीज पता नहीं थी उस टाइम। इन चीजों की वजह से हमारे कई बहनों के उन लोगों ने देखा होगा कि हॉस्टल में मुलाजमत कर रहे हैं, उन बहनों के रिश्ते टूट गए। हमारे कुछ मुलाजिम एक्सीडेंट्स की वजह से मारे गए, ड्यू टू कोविड की वजह से मारे गए। अपनी ड्यूटी अंजाम देते देते उन्होंने जाने दे दी। अब उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? ना कोई SRO उनके लिए है, ना बाकी चीजें हैं। तो मैं LG साहब से सिर्फ हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे बाकी लोगों पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होने जा रहा है, खुदा के लिए हम लोगों के पे ऊपर भी वो मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए और हमें थ्रू फाइनेंस सैलरी आनी चाहिए, ताकि हमारा ये एक मसला जो बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि अब हमारी जिंदगियां चली गई हैं हॉस्टलों के पीछे। 15-15, 20-20 साल से हम हॉस्टलों को सर्विसेज दे रहे हैं। एज बार भी हो चुकी है, तो अब हम लोग भी चाहते हैं कि गवर्नर इंतजामिया जो हमारे लिए कुछ ऐसा कदम उठाए कि हम भी अपनी जिंदगी और अपने बच्चों का जो हम उनकी देखभाल कर सके, उनको भी 2 वक्त की रोटी दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी आसिफ असलम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड का मामला, जहां पर मुलाजमीन को नौकरियां तो फराहम की गई, लेकिन ये नौकरी होगी कितनी? 1500 से 3000, 4000 के आसपास उनकी तनख्वाह है, और आज के दिन में 1500 से 4000 के बीच किस तरीके से घर चलता होगा, एक बड़ा सवाल है। और क्या वाकई तौर पर इनकी खिदमात को इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अभी भी तजब्जुब है इस पूरे मामले पर। और पावर कॉरिडोर की जहां तक हम खबर आपको बताएं तो खबर यह है कि इंतजामिया इस पूरे मामले को संजीदगी से भी ले रही है, और हमें बताया जा रहा है कि लगातार एक हमदर्दाना गौर इस फाइल पर किया जा रहा है, लेकिन हतमी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने लेना होगा, यानी उस पावर कॉरिडोर ने लेना होगा जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है। नीचे फाइल से नोटा नोटी तो जरूर होती है, लेकिन उससे किसका पेट पलेगा और कौन आगे बढ़ेगा, एक बड़ा सवाल है। चलिए